हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार मंडारे सर। आज के इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्लास में चैप्टर है परियोजना एवं विपणन विश्लेषण, प्रोजेक्ट एंड मार्केटिंग एनालिसिस। अगला है परियोजना से तात्पर्य किसी व्यापार, विज्ञान या इंजीनियरिंग में किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो विस्तृत कार्य योजना बनाई जाती है और कार्यान्वित की जाती है उसे परियोजना कहते हैं। इसके अंतर्गत पूरे कार्यों को छोटे छोटे कार्यों के रूप में विभक्त करके उनका समयबद्ध क्रम प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा कार्य कब आरंभ होगा, कब समाप्त होगा, कितना धन और कितना संसाधन लगेगा, समाप्ति पर मिलने वाला परिणाम क्या है आदि का उल्लेख किया जाता है। परियोजना में कार्य की समय सीमा निर्धारित करना जरूरी है, जिसके साथ ही प्रत्येक योजना के लिए एक निश्चित राशि अथवा बजट निर्धारित होता है। अगला है परियोजना के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। परियोजना को दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला विद्यमान संस्थाओं के लिए परियोजना और दूसरा है नवीन संस्थाओं के लिए परियोजना। विद्यमान संस्थाओं के लिए परियोजना, विद्यमान संस्था या उद्योग के लिए परियोजना व्यवसाय के विकास एवं विस्तार के लिए अपने उत्पादन मिश्रण में किसी नवीन उत्पाद को जोड़ने या विस्तार करने से संबंधित है। अन्य शब्दों में प्रतियोगिता को कम करने के लिए संस्था द्वारा किसी नवीन वस्तु के उत्पाद के लिए अपने संगठन और पूंजी में परिवर्तन करने से है। दूसरा, नवीन संस्थाओं की स्थापना के लिए परियोजना। एक नवीन संस्था के लिए परियोजना नियोजन करना कठिन होता है। परियोजना नियोजन से संबंधित कोई भी सूचना या तथ्य एवं आंकड़े उपलब्ध नहीं करते हैं, इसलिए नवीन संस्था की स्थापना के लिए परियोजना नियोजन नवीन आधारों एवं संभावनाओं के आधार पर किया जाता है या किसी क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के आधार पर नियोजन किया जाता है, जिसमें परियोजना की सफलता के लिए सही प्रकार के अन्वेषण एवं जांच परख की जाती है। और कभी कभी नियोजन में विशेषज्ञों से परामर्श संबंधी सेवाएं भी ली जाती है। अगला है परियोजना का निर्माण, मेकिंग ऑफ प्रोजेक्ट। परियोजना से तात्पर्य पूंजी विनियोजन से संबंधित उस अवसरों से है जिसके अंतर्गत लाभ कमाने की संभावनाएं निहित हो। एक उद्यमी के लिए परियोजना निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे उद्यमी के लिए नए उपक्रम की स्थापना तथा उद्योग के कुशल एवं सुचारू संचालन का कार्य आसान हो जाता है। उद्यमी के लिए परियोजना नवीन विनियोग का एक अवसर है, जिसके अंतर्गत लाभ की संभावनाओं का पूर्ण मूल्यांकन करना संभव हो जाता है। अतः किसी परियोजना के संदर्भ में लागत एवं आय की अनुमानित तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात व्यवसाय को प्रारंभ करने से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया परियोजना नियोजन कहलाती है। अगला है, परियोजना में मुख्यतः 3 चरण होते हैं। पहला विनियोजन से पूर्व की अवस्था, दूसरा क्रियान्वयन अवस्था, तीसरा परिचालन अवस्था। पहला विनियोजन से पूर्व की अवस्था। इस अवस्था का संबंध विनियोजन के लाभप्रद अवसरों की खोज, तैयारी और मूल्यांकन से होता है। इस अवस्था का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक सिद्धांतों की खोज एवं मूल्यांकन के माध्यम से संबंधित परियोजना के क्रियान्वयन की स्थिति में उसके सफल होने का निर्धारण करने से होता है। विनियोजन से पूर्व की अवस्था में मुख्य रूप से 4 बातों को समावेश किया है। ये निम्न है। पहला विनियोजन अवसर। अगला है क्रियान्वयन विश्लेषण फेस। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एक व्यापक कार्य योजना बनाई जाती है, जिसके सफल एवं सुचारू संचालन के लिए
प्रबंध के आधुनिक तरीकों जैसे प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक तथा क्रिटिकल फेस मेथड आदि को उपयोग में लाया जाता है। इस अवस्था या चरण में निम्न तथ्य शामिल होते हैं। पहला, इसके अंतर्गत संयंत्र स्थल का निर्माण करवाया जाता है। इसके अंतर्गत अनेक भवनों, कार्यालयों एवं अन्य निर्माण कार्यों का निष्पादन होता है। अगला है, विभिन्न प्रकार के आवश्यक कार्यों के लिए समझौता एवं अनुबंध कराए जाते हैं। अगला है, परिचालन अवस्था, ऑपरेशनल फेज। परियोजना की तैयारी एक ऐसी परिचालन अवस्था होती है जो संयंत्र के आरंभ से लेकर परियोजना के समाप्त होने तक निर्बाध रूप से चलती रहती है। अगला है, परियोजना की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। परियोजना की तैयारी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक उद्यमी को परियोजना के प्रस्तावित विनियोग के विभिन्न आयोग का विषयपरक मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य प्रस्तावित परियोजना का संपूर्ण प्रभाव का निर्धारण करना होता है। परियोजना की तैयारी पूर्ण विनियोग अवस्था की महत्वपूर्ण व्यू रचना है, जहां परियोजना की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। उत्पाद जीवन चक्र, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल PLC। उत्पाद प्रस्तुतिकरण से लेकर बाजार पतन अवस्था तक उत्पादन क्रिया का यह क्रम उत्पाद जीवन चक्र कहलाता है। किसी भी उत्पाद के जीवन चक्र के 4 अनुप्रयोग होते हैं: परिचय, विकास, परिपक्वता तथा पतन। उत्पाद जीवन काल के किस चरण में है, इसका निर्धारण उसकी आयु से नहीं अपितु विक्रय मूल्य, लाभ तथा प्रतिद्वंदियों की संख्या से होता है। उत्पाद प्रस्तुतिकरण से लेकर बाजार पतनावस्था तक उत्पाद विक्रय का यह क्रम उत्पाद जीवन चक्र कहलाता है। किसी भी उत्पाद के जीवन चक्र के 4 अनुक्रम होते हैं: परिचय, विकास, परिपक्वता तथा पतन। उत्पाद जीवन काल के किस चरण में है, इसका निर्धारण उसकी आयु से नहीं अपितु विक्रय मूल्य, लाभ तथा प्रतिद्वंदियों की संख्या से होता है। अगला है, उत्पाद जीवन चक्र की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उत्पाद जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में उत्पाद के गुजरने की गति एक सी न होकर गति में भिन्नता होती है। उत्पाद जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान अनुसंधान, इंजीनियरिंग, उत्पाद विपणन एवं वित्तीय नियंत्रण क्रियाओं में परिवर्तन करते रहना अति आवश्यक होता है। अगला है, किन्हीं एक ही समय पर एक ही उत्पाद अपने अलग अलग बाजार खंडों में अलग अलग अवस्थाओं में हो सकता है। उत्पाद जीवन चक्र की प्रत्येक अवस्था की अवधि एक समान नहीं होती। अगला है, उत्पाद जीवन चक्र के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उत्पाद जीवन चक्र के अनुप्रयोग निम्नवत है। परिचय, जब किसी नए उत्पाद को बाजार में लाया जाता है तो केवल उनके निर्माताओं को ही उनकी जानकारी होती है। ध्यान रहे कि उनके निर्माता जनसंख्या का बहुत छोटा हिस्सा होता है, अतः नए उत्पाद का विक्रय बहुत कम होगा। यद्यपि इस अवस्था में एक लाभ है
इस नए उत्पाद का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। किसी भी नए उत्पाद का परिचय कराते समय विक्रेता का एकाधिपत्य होता है। अगला है विकास। जब कुछ नए उपभोक्ता उत्पादन का प्रयोग करना प्रारंभ करते हैं तो विक्रय में वृद्धि होती है और कंपनी को लाभ भी होने लगता है। नए उत्पाद शुरू करने वाली कंपनियों के लिए यह बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इस विकास के चरण में भी कंपनी का एकाधिकार कायम रहता है। कंपनी नए उत्पाद के विक्रय तथा लाभ का पूरा लाभ उठा सकता है। अगला है पतन। कंपनी द्वारा बाजार को छोड़ा जाना पतन के चरण में जारी रहता है तथा इसकी गति भी बढ़ती जाती है। पतन में न केवल कंपनी की दक्षता निर्णायक होती है, अपितु खुद उत्पाद की श्रेणी भी प्रमुख कारक बन जाती है। जब तक कि बाजार उस उत्पाद को पुराना समझता है, उसकी मांग पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। उन्नत तकनीकी भी किसी उत्पाद को बाजार में से पतन तथा उसे स्थानांतरित करने में भूमिका निभाती है, जैसे कि विनाइल रिकॉर्ड की टेप की जगह सीडी ने ले ली थी। अगला है बाजार, मार्केट। साधारण बोलचाल की भाषा में बाजार शब्द से अभिप्राय किसी ऐसे स्थान से होता है जहां किसी वस्तु या विभिन्न वस्तुओं के क्रेता तथा विक्रय के लिए एकत्रित होते हैं। इस दृष्टि से बाजार शब्द से आशय हाट या मंडी से है, अर्थात शहरों में सब्जी मंडी, अनाज मंडी, दाल मंडी, सराफा बाजार आदि को जहां एक वस्तु की बहुत सी दुकानें होती है बाजार कहा जाता है, किंतु अर्थशास्त्रियों की दृष्टि से यह बाजार का संकुचित अर्थ है। अगला है बाजार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट। बाजार की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है। पहला, क्षेत्र, एरिया। अर्थशास्त्र में बाजार से अभिप्राय किसी स्थान विशेष से नहीं लिया जाता जहां पर क्रेता तथा विक्रेता एकत्रित होता है, बल्कि उस समस्त क्षेत्र को बाजार कहा जाता है जिसमें किसी वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता फैले होते हैं। यह क्षेत्र एक शहर, जिला, राज्य, राष्ट्र या समस्त विश्व हो सकता है। उदाहरणार्थ, लक्ष्य, सनलाइट, टाटा चाय आदि का बाजार समस्त भारत है, क्योंकि इन वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता देश के सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरा है क्रेता तथा विक्रेता, बायर एंड सेलर। किसी बाजार में क्रेता विक्रेता दोनों ही होने चाहिए, अर्थात क्रेता और विक्रेता दोनों ही बाजार के अनिवार्य तत्व है। वैसे यह आवश्यक नहीं है कि क्रेता और विक्रेता किसी एक स्थान पर एक दूसरे के सम्मुख होकर ही वस्तु का क्रय विक्रय करें, बल्कि वे टेलीफोन, तार, इंटरनेट आदि के द्वारा भी परस्पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अगला है विपणन, मार्केटिंग। विपणन एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मार्केटिंग मिक्स की योजना एवं कार्यान्वयन किया जाता है। यह प्रक्रिया व्यक्तियों और संगठनों के बीच उत्पादों, सेवाओं या विचारों के विभिन्न विनिमय हेतु की जाती है। विपणन एक रचनात्मक उद्योग के रूप में होता है जिसमें विपणन और बिक्री वितरण सम्मिलित है। अगला है विपणन की विधियाँ, मेथड ऑफ मेकिंग मार्केटिंग। किसी भी व्यवसाय की प्रगति में विपणन विशेष भूमिका का निर्वाह करता है। किसी भी व्यवसाय के उन्नयन के लिए विपणन की निम्न विधियाँ हो सकती है। इनका विवरण इस प्रकार है। पहला, घर घर जाकर विक्रय। यह मार्केट का प्रचलित की बिक्री के लिए प्रयास करता है। यह मार्केटिंग का सबसे प्रभावी माध्यम है, क्योंकि इसमें क्रेता से सीधा साक्षात्कार होता है और विक्रीकर्ता क्रेता को वस्तु की गुणवत्ता के प्रति पूर्णतः आश्वस्त कर सकता है।
अगला है प्रचार एवं विज्ञान द्वारा। आज के समय में यह मार्केटिंग के सर्वाधिक प्रभावी माध्यमों में से एक है, जिसमें विक्रेता उत्पाद की विशेषताओं से अवगत करता है। पैम्पलेट्स, पोस्टर व होर्डिंग्स इसके सर्वाधिक प्रचलित माध्यम है। इन उल्लेखित माध्यमों में पैम्फलेट्स में हम उत्पाद के संदर्भ में काफ़ी विस्तार से विवरण दे सकते हैं। यदि पोस्टर तथा होर्डिंग में यह विवरण सम्मिलित होता है, दर्शित माध्यम है, जिसमें पैम्पलेट्स ही ऐसा माध्यम है जिसका अवलोकन हम अपने निकट से कर सकते हैं, जबकि पोस्टर दीवारों पर चिपका दिए जाते हैं तथा होर्डिंग भी सड़क मार्गों पर लगाए जाते हैं। अगला है समाचार पत्र व पत्रिकाओं द्वारा। समाचार पत्र भी मार्केटिंग का एक प्रभावी व लोकप्रिय माध्यम है। शिक्षा के पर्याप्त प्रचार से आम जन के जागरूक हो जाने से मार्केटिंग के एक माध्यम की लोकप्रियता में और भी वृद्धि होती है। उत्पादन इकाइयों को समाचार पत्रों का मार्केटिंग में उपयोग करने का एक अतिरिक्त लाभ यह मिलता है कि समाचार पत्र के प्रोफेशनल से बाजार विस्तार के संदर्भ में विचार विमर्श हो जाता है। अगला है रेडियो व टेलीविज़न द्वारा। रेडियो व टेलीविज़न भी मार्केटिंग के लोकप्रियता माध्यमों में से प्रसिद्ध है, जिसमें टेलीविज़न के माध्यम से भी अप्रत्याशित व अपेक्षित लाभकारी परिणाम सामने आ रहे हैं। टेलीविज़न आज रेडियो से भी अधिक प्रयोग में लाए जाने वाला माध्यम है और इसके विपरीत रूप केबल नेटवर्क ने टेलीविज़न के माध्यम से मार्केटिंग को नई दिशा दी है। अगला है इंटरनेट द्वारा। इंटरनेट वर्तमान में मार्केटिंग के सबसे प्रभावी माध्यमों के रूप में उभर कर आया है। इसमें मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए उनके विस्तार के नए मार्ग खोल दिए हैं। इंटरनेट के माध्यम से उत्पाद अपनी सुविधा के अनुसार मार्केटिंग कर सकने में सक्षम हो जाते हैं। अगला विक्रय, सेल। विक्रय से आशय वस्तुओं के आदान प्रदान से है या धन के बदले सेवा से है। विक्रय किसी संस्थान के व्यवसाय लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। इस प्रकार एक संस्थान में विक्रय का व्यवस्थापन एक जटिल गतिविधि है। अगला विक्रय की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। विक्रय की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, लक्ष्यों की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ एम्स। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह किसी संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। दूसरा, उत्पाद की गुणवत्ता सुधार में सहायक, हेल्पफुल इन क्वालिटी रिफॉर्म फ्रॉम प्रोडक्ट। विक्रय की प्रक्रिया से संबंधित संस्था को बाजार की मांग, वस्तु की विशेषता एवं उसकी तुलना में अपनी वस्तुओं की प्रासंगिकता को जांचने एवं समझाना आसान हो जाता है, जिससे उसको अपनी उत्पाद की गुणवत्ता को सुधारने में सहायता मिलती है। तीसरा, बजट अनुमान। बजट अनुमान, कैपिटल व्यू। विक्रय की प्रक्रिया से संबंधित संस्था को उत्पाद से संबंधित मांग एवं पूर्ति हेतु आवश्यक बजट का अनुमान लगाना आसान हो जाता है। चौथा, बाजार की जानकारी, नॉलेज ऑफ मार्केट। किसी बाजार में किसी उत्पाद के संबंध में विस्तृत अध्ययन एवं जानकारी हेतु बाजार में उपलब्ध उत्पाद की जानकारी आवश्यक होता है, जो विक्रय की प्रक्रिया से ही संभव हो जाता है। अगला 5वां नंबर, रणनीति में सहायक, हेल्पफुल इन स्ट्रैटेजिक्स। जब बाजार की स्थिति में संबंध में पूर्ण जानकारी मिल जाती है तो उत्पादन में आवश्यक परिवर्तन हेतु रणनीति बनाने में आसानी होती है। अगला है स्वाटो। एक व्यावसायिक उद्यम में शामिल व्यक्तियों, निर्बलताओं, अवसरों और खतरों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त राजनीतिक
योजना क्रम को स्वाटो कहते हैं। इसमें व्यवसाय या परियोजना का लक्ष्य उल्लेखित करना तथा आंतरिक और बाह्य कारक जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुकूल और प्रतिकूल है को पहचानना शामिल होता है। इस तकनीक का श्रेय अल्बर्ट हम्फ्री को जाता है। अगला है स्वाटो तकनीक का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ स्वाटो टेक्निक। स्वाटो एक मूल्यांकन तकनीक है जिसमें इस तकनीक का विश्लेषण करने पर निम्न बिंदुओं की सहायता ली जाती है। इनकी सहायता से विश्लेषण कर उपयुक्त निष्कर्षों पर पहुंचा जाता है। पहला, शक्तियाँ, स्ट्रेंथ, व्यक्ति या कंपनी के गुणों जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोगी होता है। दूसरा, निर्बलता, वीकनेस, व्यक्ति या कंपनी के गुण जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हानिकारक होते हैं। तीसरा, अवसर, ऊपर नीचे, बाहरी व्यक्ति जो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोगी होता है। पांचवा, खतरे, ये वे बाहरी परिस्थितियां हैं जो उद्देश्यों को नुकसान पहुंचा सकती है। अगला है परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर। 1 से लेकर 10 नंबर तक का है। प्रश्न उत्तर को कॉपी में नोट करके फोटो भेजेंगे सभी लोग।